हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो भाई और बहनों, ध्यान से सुनना, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आप बिल्कुल शांति से कंसंट्रेशन जहां बैठे हो, अगर शांति है तो बहुत बढ़िया है, शांति नहीं है तो ऐसी जगह पर आ जाओ जहां पर शांति है। क्योंकि आज जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, अगर ये आपको आ गया ना तो पूरा एनपीओ आपको आ गया, मान लेना। क्योंकि आज का कंसेप्ट डिपेंड करता है एनपीओ के क्वेश्चन पे। एनपीओ का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट ना हो। पूरी बुक का, पूरे एनपीओ चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सब्सक्रिप्शन। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आएगा जहां पर सब्सक्रिप्शन ना आए। एक क्वेश्चन भी नहीं, एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा लॉन्ग वाला, बड़ा वाला क्वेश्चन जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आपसे नहीं पूछा होगा मेरे दोस्तों। इसलिए आज की क्लास बड़े कंसंट्रेशन से सीखना, आपको आता हो या नहीं आता हो, इग्नोर इट। जैसे मैं समझा रहा हूं, मैंने जो समझाने का तरीका सीखा है उस समझाने का तरीका से अभी तक पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा और बढ़िया है, पढ़ लिया बहुत बढ़िया, भूल जाओ सब कुछ, जिसने नहीं पढ़ा उन्होंने तो भूल ही गए, सब मेरी बातें सुनेंगे बहुत अच्छे से। देखो दोस्तों, सब्सक्रिप्शन एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अब पहली बार पूरे एनपीओ चैप्टर में बोल रहा हूँ कि एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं एनपीओ पढ़ाता गया, मैंने ये नहीं बताया कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्या सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं सही हूँ, ठीक। अगर आप ध्यान दो तो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन और लाइव मेंबरशिप फीस के बारे में कुछ बताया था। मैंने आपको ट्रीटमेंट तो पहले ही बता चुका कि सब्सक्रिप्शन जाएगा कहां पर। देखो, लाइव मेंबरशिप फी और सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस क्या होता है। जब भी हम किसी एनपीओ के मेंबर बनते हैं, इधर देखेंगे मेरे सामने, जब भी हम किसी एनपीओ के मेंबर बनते हैं मेरे दोस्तों, तो क्या होता है, हमको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन कि आप वन टाइम लाइफ टाइम मेंबरशिप फी दे दो और खत्म कर दो। अच्छा, लाइव मेंबरशिप फी दी तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये हमारे सालों साल की फीस जो हर साल आएगी। देखो, सब्सक्रिप्शन एक ऐसा रेवेन्यू नहीं चलता, क्योंकि एनपीओ है। एनपीओ चलेगी कैसे, जो उसके मेंबर होंगे हर साल कुछ पैसा देंगे तभी तो एनपीओ चलेगी। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। ये क्या करते हैं, जब आप सीए सीएमए बन जाओगे तो सीए सीएमए बनने के बाद, सीए सीएमए बनने के बाद अपने इंस्टीट्यूट को हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस दोगे। क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या है, चैरिटेबल है, तो आप उनको दोगे, यह कंपल्सरी, तभी अगर मेंबर बनोगे तभी, अगर मेंबर नहीं बनोगे तो फिर नहीं। फिर आप सीए सीएमए नाम के आगे नहीं लगा सकते। सीए सीएमए सीएस नाम के आगे वही पर्सन लगा सकता है जो इंस्टीट्यूट का मेंबर होगा। अगर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी, एडमिशन फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। जब आप बनोगे फ्यूचर में आगे जाकर तो आपको पक्का मिलेगा जब सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में देना पड़ता है। और लाइव मेंबरशिप फीस कोई नहीं देता, क्योंकि बहुत बड़ी, बहुत महंगी हो जाती है, इतना पैसा नहीं होता किसी का हर महीने महीने या ईयरली बेसिस पर हम पैसा भी देते हैं। तो इंस्टीट्यूट ज्यादातर मेनली ईयरली बेसिस पर होता है। तो इंस्टीट्यूट के मेंबर जो होते हैं वो हर साल कुछ पैसा देते हैं। अगर वो साल वाला दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। इट इज एन अमाउंट पेड बाय द मेंबर पीरियडिकली, मतलब क्वार्टरली दे दिया, हाफ ईयरली दे, ईयरली दे दिया, टू मेंबरशिप अलाइव, मेंबरशिप अलाइव रहने के लिए कि तो वह हमारा मेंबर बना रहे, इसलिए तुझे सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। अब लाइव मेंबरशिप फीस के बारे में क्या था, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 नहीं ले रहे, मतलब क्या, ईयरली बेसिस पर नहीं दे रहे, इकट्ठा देना चाहते हो और नहीं झंझट जानना है, आपके पास पैसा पड़ा है तो वन टाइम पेमेंट कर दो और लाइव मेंबरशिप फीस टिके रहेगी, दैट इज कॉल्ड लाइव मेंबरशिप फीस। देखो, सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होती है। अब हम है एनपीओ और हमारे कोई मेंबर्स है, तो पूरे एनपीओ चैप्टर में हम कौन है, हमें एनपीओ, हम कंपनी है, हम एनपीओ है दोस्तों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमें उसके बारे में हित में सोचकर अकाउंटिंग करनी होती है, मेंबरों के हित में सोचकर अकाउंटिंग नहीं करनी होती है। हम एनपीओ है, हमें सब बिजनेस के हित में अकाउंटिंग सोचनी होती है। तो अगर हमें एनपीओ है तो सब्सक्रिप्शन हमें मिलेगा या देंगे, सब्सक्रिप्शन हमें मिलेगा। अगर मिलेगा तो हमारी इनकम है या खर्चा हो गया, सर हमारी इनकम है, और इनकम है तो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। ये आपको मैं पहले भी बता चुका और मैंने आपको लिखवाया बता। देखो, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 सिखाया था मैंने कहा एक ऑप्शन दो, एक पर्सन कभी भी दोनों ऑप्शन अवेल नहीं कर सकता, या तो आपके पास लाइव मेंबरशिप फीस होगी या एक पर्सन। बट बहुत सारे ऐसा हो सकता है एनपीओ के पास लाइव मेंबरशिप फीस भी आ जाए और सब्सक्रिप्शन भी आ जाए, क्योंकि कुछ मेंबर क्या हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एनपीओ की बुक को सामने लिखा है, इसका मतलब ये भी नहीं है, दूसरे पॉइंट पे इसका मतलब ये भी नहीं है कि एनपीओ की बुक के अकाउंट में एक साथ लाइव मेंबरशिप भी सब्सक्रिप्शन नहीं आ सकता। हो सकता है कि 5 मेंबर ऑप्शन 1 अवेल करे और 5 मेंबर ऑप्शन 2 अवेल करे। आ रहा समझ में। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई थी, सब्सक्रिप्शन क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है इसलिए लिखा हुआ आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन सॉरी लाइव मेंबरशिप फीस, लाइव मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसिप्ट है इसलिए लायबिलिटी साइड में जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है इसलिए रेवेन्यू ने नेचर है इसलिए इनकम साइड में जाएगा। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात।
कितना पैसा जाएगा ये आज निकालना सीखेंगे। मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो होगा वो इनकम हमारे लिए रिवेन्यू नेचर का है, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में जाएगा। पर कितना, ये आज हमें निकालना सीखना है। तो आज की क्लास में पता चला कि आज हमें क्या सीखना है, कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होना चाहिए। इसमें हमें करनी पड़ेगी कुछ एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो मैंने कहा रिमेनिंग ट्रीटमेंट विल बी डिस्कस लेटर, और आज वो दिन है दिस विल डिस्कस लेटर, जब मेरे को रिमेनिंग एडजस्टमेंट कराना है। चलो भाई स्टार्ट करें। क्या समझ में आया सब्सक्रिप्शन के बारे में? तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए दोस्तों क्या है, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए रिवेन्यू नेचर का इनकम है। हम एनपीओ है, हमारे लिए रिवेन्यू नेचर का इनकम है, और ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे जाएगा। कितना जाएगा आज की क्लास में हमें ये सीखना है। मैं फिर कह रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आ गया ना भाई तो पूरा एनपीओ आ गया, समझ लेना। अगर ये नहीं आया तो पूरा एनपीओ नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। ये आ गया पूरा एनपीओ आ गया, ये नहीं आया तो पूरा एनपीओ नहीं आया। इसके बेस पे बहुत सारे, अगर ये बता दिया तो सैलरी हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग का सब समझ में आ जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हमें देखना है, ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनना। मैं इतनी आसानी से कराऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला रटवाऊंगा ही नहीं। जिसने फॉर्मूला पढ़ा था पहले, जिसने नहीं पढ़ा तो छोड़ो, जिसने आगे जाकर फ्यूचर में मतलब पहले पढ़ के आया हुआ है काफी, तो अगर फॉर्मूला पढ़ा है तो वो फॉर्मूले से नहीं करना दोस्तों। फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फॉर्मूला नहीं, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला जरूर लिखवा दूंगा कि ये फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला मजेदार नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझना। कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला बनता कैसे है। और देखो आप ही बनाकर दिखाओगे फॉर्मूला कैसे, बस 15 से 20 मिनट चुप होकर सामने देखना, कॉन्सेप्ट को समझना, फॉर्मूला बनाना खुद सीख जाओगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन सीखने के लिए हमें 4 बातें का मतलब सीखना है। फर्स्टली वी नो दैट, लिखेंगे मेरे साथ, फर्स्टली वी नो दैट द मीनिंग ऑफ 4 ट्रांजैक्शन। 4 ट्रांजैक्शन का मतलब समझना है हमें। अगर हम 4 ट्रांजैक्शन का मतलब मीनिंग समझ गए ना दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। पहली ट्रांजैक्शन का जो मतलब है वह है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मैं आपको फिर कह रहा हूं दोस्तों, फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला मैं बनाकर दिखाऊंगा, आप मेरे साथ बनाओगे तो फॉर्मूला रटना नहीं है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आगे जाकर बताऊंगा फॉर्मूला गलत है। हाँ, एक पोस्ट पॉइंट आता है जहां पर ये फॉर्मूला गलत बन जाता है, फिर भी सारे स्टूडेंट रटने की कोशिश करते हैं। मैं तभी कह रहा हूं रोना रटना नहीं है, डिस्कस करना है। कॉन्सेप्ट डिस्कस करोगे ना, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आएगा तो फॉर्मूला जरूरत ही नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, देखो आउटस्टैंडिंग मैं आपको बता चुका था पहले ही। आउटस्टैंडिंग at the end of the year, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब समझना है हमें। दूसरा में मतलब समझना है सब्सक्रिप्शन, मेरे साथ लिखते चलेंगे साथ साथ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आज की क्लास लंबी होने वाली है दोस्तों, मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूंगा, और अगली क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, इसके सब्सक्रिप्शन के बहुत क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए 15-20 जब तक नहीं कर ले तब तक फील नहीं आएगा। आज की क्लास में तो मेरे एग्जांपल चलेंगे। दूसरा लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस in the beginning of the year। इधर जहां ईयर है, इसका मतलब करंट ईयर है। करंट ईयर में सब कुछ हो रहा है। ये ईयर का मतलब इधर क्या है, करंट ईयर, जिस साल हम बना रहे हैं अकाउंट। सो चौथा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड ऑफ द ईयर। भाई अगर ये 4 बातों का मतलब समझ गए होता क्या है, तो ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन, पहले मतलब समझना जरूरी है मेरे दोस्तों, फिर ट्रीटमेंट समझना जरूरी है। मतलब समझे, ठीक है। तो दोस्तों इतना आपने लिख लिया, अब मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूं इसकी, क्या इसका एक्चुअल में मतलब है, ठीक है।
चलो दोस्तों, अब मेरी बातों को 15 मिनट बस चुप शांति से देखना, फॉर्मूला कैसे बनता हुआ नजर आएगा आपको। देखो, चार बातें समझनी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है वो सब्सक्रिप्शन जो मिलना था पर मिला नहीं। आउटस्टैंडिंग मैंने आपको पहले ही बताया था एनपीए वाले चैप्टर में, और आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो ये आपको पता है। 11th 12th में आप आराम से पढ़कर आए हो, 11th में पढ़कर आए हो, बेसिक में पढ़कर आए हो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, और 11th का छोड़ो, मैंने इसमें बताया था खर्चे की स्टेजेस ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस तीन टाइप के होते हैं, एक्सपेंस टाइम पे पे करा तो एक्सपेंस टाइम पे पे नहीं करा तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब समझो। पहले बात, सबसे पहले इधर देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है। वो सब्सक्रिप्शन जो मिलना था पर मिला नहीं। और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस का मतलब क्या होता है, वो सब्सक्रिप्शन जो नहीं मिलना था इस साल पर मिल गया। मैं लिख देता हूं इसको, आउटस्टैंडिंग का मतलब, फिर एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द ईयर सीखेंगे, ठीक है। पहले छोटी सी बात लिख देता हूं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, O/S लिखते हैं ना आउटस्टैंडिंग को। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, वो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर मिलना था पर मिला नहीं। वो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर जो मिलना था पर मिला नहीं। तो बताओ, वो इनकम जो मैं कमा तो गया, वो सब मेंबरों से सब्सक्रिप्शन देना तो था पर उन्होंने दिया नहीं, मैं तो कमा लिया ना इनकम। अब जो इनकम मैं कमा गया मुझे मिली नहीं, वो क्या होगी हमारे लिए, वो हमारे लिए एसेट्स मानी जाती है। याद है आपको, एसेट्स मानी जाती है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, वो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर मिलना था पर नहीं मिला या मिला नहीं, दैट इज कॉल्ड एसेट। वो इनकम जो कमा ली पर मिली नहीं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो इनकम कमा ली पर मिली नहीं। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब, अब सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द रिसीव इन एडवांस का मतलब क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे लेवल से ले जा रहा हूं दोस्तों। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएं। वो सब्सक्रिप्शन जो नहीं मिलना था ड्यूरिंग द ईयर, वो भी मिल गया, मतलब एडवांस में मिल गया। एक मेंबर है जिसने एक साल के अंदर 2000 रुपए देने हैं, उसने कहा सर ये तो लो 2000 रुपए इस साल का, और साथ में 2000 और लो अगले साल का। तो भैया 2000 जो इस साल का मिलना था वो तो मिला, ठीक है। जो 2000 रुपए उसने एक्स्ट्रा दे दिया अगले साल के, क्या मिलना था या नहीं मिलना था, वो अगले साल मिलना था पर इस साल मिल गया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या मतलब, हिंदी में लिखूंगा तो क्या होगा, वो सब्सक्रिप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर नहीं मिलना था फिर भी मिल गया, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। याद है ना आपको, वो सब्सक्रिप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर नहीं मिलना था, फिर भी मिल गया, और इसको हम क्या नाम देंगे, लायबिलिटी। ये क्या हो गया हमारे दोस्तों, लायबिलिटीज। ये बात तो समझ में आ गई अब कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसेट होती है। क्या मतलब होता है भाई, एक मेंबर है जिसको 2000 रुपए देने थे, जिसने अभी तक 2000 नहीं दिए पर देने थे, हमारी इनकम होनी थी, उसने नहीं दिए, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। वो सब्सक्रिप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर मिलना था पर नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड एसेट। वो सब्सक्रिप्शन जो नहीं मिलना था ड्यूरिंग द ईयर, एडवांस में मिल गया, हमारी लायबिलिटी होती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। यहां बातें समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का एंड क्या होता है, बिगिनिंग क्या होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस का बिगिनिंग क्या होता है, एंड क्या होता है। यह बात समझ में आ रही है। अगर ये चार बातें आपको डिस्कस होगी, ये समझ में आ गया आउटस्टैंडिंग और रिसीव, अगर चार बातें समझ में आ गई तो भैया सब खत्म हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से मेरी बातों को सुने, इग्नोर नहीं करेंगे। समझाने का तरीका इसी से होता है। देखो, ये आपके पास 3 साल है दोस्तों, 3 साल, ये आपके पास 3 साल है, 3 साल। हमारा करंट ईयर ये वाला है,
बहुत आसानी से, बहुत आसान से समझाऊंगा दोस्तों, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और इतना आसानी से समझा दूंगा। ये हमारा करंट ईयर है दोस्तों। क्या है? करंट ईयर। अच्छा, ये करंट ईयर का क्या हो गया दोस्तों? करंट ईयर को CY लिखूंगा। करंट ईयर, करंट ईयर का बिगिनिंग हो गया नहीं हो गया? बता दो। शुरुआत है ना करंट ईयर की। मैंने कहा ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल, और ये 31 मार्च है। अच्छा, ये करंट ईयर का क्या हो गया दोस्तों? ये करंट ईयर का एंड हो गया भाई, एंड, एंड हो गया नहीं हो गया? अब ये मेरा नेक्स्ट ईयर है, इतना पार्ट मेरा नेक्स्ट ईयर है दोस्तों, इतना पार्ट मेरा नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर। अच्छा, नेक्स्ट ईयर का दोस्तों ये बता दो क्या हो गया? ये नेक्स्ट ईयर का इधर अगले दिन ही 1 अप्रैल होगा, तो ये नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले साल का बिगिनिंग होगा, और ये नेक्स्ट ईयर का NY को नेक्स्ट ईयर लिख दिया, और ये एंड होगा। ये बात समझ में आती है ना आपको? साल का शुरू और साल का एंड। यहां पर इस साल 1 अप्रैल भी तो आएगा। अच्छा, ये 1 अप्रैल 2000 मान लेते हैं 20 है, ये 21 है, और ये 1 अप्रैल 2021 है, और ये 1 अप्रैल 2022 हो गया। अच्छा, फिर ये क्या है? ये आपका प्रीवियस ईयर है। ये क्या है दोस्तों? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर का ये क्या है? 1 अप्रैल 2000, क्या होगा बताना? 1 अप्रैल 2019, और ये क्या होगा दोस्तों? 31 मार्च 2020। ठीक है भाई, यहां तक। अब वीडियो को पॉज कर, रुक जाओ अभी यहां पर लिख देता हूं। यह है प्रीवियस ईयर को PY मान लिया, और ये बिगिनिंग है प्रीवियस ईयर का, साल का शुरू, और यहां पर क्या होगा? यहां पर प्रीवियस ईयर का एंड होगा, और जो प्रीवियस ईयर का एंड होगा अगले ही दिन करंट ईयर का बिगिनिंग बन जाएगा। मतलब ये समझ में आ रहा है? सिर्फ इतनी बातें ध्यान देनी है, इतनी बातें। जो प्रीवियस ईयर का एंड है अगले दिन करंट ईयर का बिगिनिंग बन जाएगा, और जो करंट ईयर का एंड है अगले दिन नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? एक दिन का तो फर्क है इन दोनों में। अब इतना डायग्राम आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, फिर आगे मैं आपसे डिस्कस करता हूं मेरे दोस्तों, आगे मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ये डायग्राम तो बस समझाने के था कि क्या प्रीवियस ईयर का एंड है और क्या प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग है। भाई वीडियो पॉज करके उतार लिया होगा। अब मैं एक और डायग्राम बनाता हूं जिसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाऊंगा मैं आपको। लो भाई लो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो भैया ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया 1 अप्रैल 2019, ये हो गया 31 मार्च या 1 अप्रैल, दोनों एक ही दिन हो गया, एक ही दिन का फर्क है, 2020। ऐसे लिख दूं, ये क्या हो गया? 31 मार्च या 1 अप्रैल 2021, क्योंकि 31 मार्च किसके लिए होगा? करंट ईयर के लिए, और अगले साल के लिए क्या होगा? न्यू ईयर। ये हो गया 31 मार्च 2022। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है मेरे दोस्तों? अच्छा, ये पार्ट आपका क्या है? प्रीवियस ईयर। ये पार्ट आपका क्या है? करंट ईयर। और ये पार्ट आपका क्या है? नेक्स्ट ईयर। मेरे को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ की करनी है। मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है दोस्तों? यहाँ की करनी है। ध्यान समझना मेरे को, ध्यान से समझे। मुझे इतने पार्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है? मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? करंट ईयर का। इसको ऐसे लिख देता हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मुझे यहाँ, आज मैं अकाउंट यहाँ बना रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्या बना चुका, प्रीवियस ईयर क्या बनाऊंगा? करंट ईयर के अगले साल बनाऊंगा दोस्तों। अकाउंटिंग ईयर मुझे किस साल की करनी है? आज के साल की ना, तभी तो मैं आज कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो ये एक तरीका क्या हो गया? एडजस्टमेंट हो गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज की, ध्यान सुनना मेरी बात। देखो, एक पर्सन था, एक पर्सन था मेरे दोस्तों। मान लेते हैं वो पर्सन मिस्टर ए है। मिस्टर ए को पिछले साल 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन देना था। कितने का सब्सक्रिप्शन देना था? 2000 रुपए का, जो कि इसने पे नहीं करा। नॉट पेड, नॉट पेड। पिछले साल के एंड तक, पूरा साल है, पिछले साल के एंड तक मिस्टर ए को 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन देना था, जो कि इसने पे नहीं किया। क्या ये कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग है या नहीं है?
अच्छा, पिछले साल तक नहीं दिया तो ये मैं यहाँ कहूंगा कि ये पार्ट यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बना जाकर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मेरी बात को ध्यान समझना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सिंपल सी बात है, पिछले साल के एंड तक तो मैं देखूंगा जानूंगा कि भाई पिछले साल एंड तक किसने नहीं दिया। भाई लोग साल में कितने ड्यूरिंग द ईयर देते रहते हैं, पर लास्ट में तो जाकर पता चलेगा भाई किसने नहीं दिया। भाई 31 मार्च आ गया, इस दिन को गिनूंगा भाई किस बंदे ने दिया किसने नहीं दिया। तो साल के एंड में मिस्टर ए ने कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, साल के एंड तक नॉट पेड। कितना पे करना था इसको, 2000 रुपए, जो कि इसने साल के एंड में नहीं पेगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल दो उसको। वो सब्सक्रिप्शन जो पे नहीं किया गया दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा 20,000 रुपए नहीं दिए इसने, कितने नहीं दिए दोस्तों, 20,000 रुपए। 20,000 ले लिया, चलो 20,000 ज्यादा हो गया, ठीक है 2,000 ले लेते हैं। 2,000 दिन नहीं दिए। मिस्टर ए ने एक पर्सन है जो पिछले साल सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, पिछले साल सब्सक्रिप्शन नहीं दिया 2,000 रुपए का। ये बात क्लियर है आपको। अब क्या हुआ, अगर पिछले साल सब्सक्रिप्शन नहीं दिया तो ये बात समझ में आती है आपको, पिछले साल हमारी एसेट होगी नहीं होगी। पिछले साल एनपीओ हमारा एक बंदे मिस्टर ए ने 2,000 रुपए देने थे, हमारी इनकम होनी थी, हमारे को इनकम नहीं हुई क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए, तो इसलिए हमारे लिए क्या होगी, एसेट होगी। क्या होगी मेरे दोस्तों, एसेट होगी। क्यों होगी एसेट, क्योंकि वो इनकम जो कमा ली पर मिली नहीं, दैट इज कॉल्ड एसेट। और ये किस साल जाएगी, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के अंदर जाएगी, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट की एसेट। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात तो क्लियर होगी। ये सिंपल सी लॉजिक था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का एंड है या नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, वो एंड है। एंड किस साल का, पिछले साल का दोस्तों, है ना। पिछले साल का एंड हो गया तो बताओ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल एंड में नहीं मिला, वो इस साल के लिए क्या बन जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। इस साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल का क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। नहीं आया समझ में, दोबारा समझा देता हूं। पिछले साल मिस्टर ए ने 2,000 रुपए देने थे, नहीं दिए, तो इस साल हम ये कहेंगे ना कि पिछले साल मिस्टर ए भाई तुम्हारे 2,000 रुपए रह गए थे, 2,000 तो तुम्हें इस साल के देने और 2,000 पिछले साल के देने हैं जो रह गए थे। तो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा वो इस साल का बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, नहीं रहेगा। तो ये समझ में आ गया कि पहला पॉइंट समझ में आ गया मेरे को, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन in the beginning of the year, कौन सा बनेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कौन सा बनेगा दोस्तों, वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग बनेगा जो पिछले साल के एंड में बच गया था। आया समझ में, ये तो क्लियर हो गया नहीं हुआ। तो ये क्या है दोस्तों, ये इस साल हमारा शुरुआत में दिखेगा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। तो भैया क्या होता है आउटस्टैंडिंग, पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन नहीं आया, पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन नहीं आया, पिछले साल जो एंड में सब्सक्रिप्शन बच गया आने से, वो इस साल का बिगिनिंग होगा। इसी को हम नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। करंट ईयर में देखते हैं, बिगिनिंग एंड किस में देखते हैं, करंट ईयर में। इस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, करंट ईयर का क्या माना जाएगा, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड होगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं भाई, पिछले साल जो एंड हुआ वो करंट ईयर का बिगिनिंग। अब मेरी बात समझो, एक यहां पर मिस्टर ए फिर आए, मिस्टर ए ने पिछले साल का तो पेमेंट कर दिया, चलो अब मान लेते हैं मिस्टर ए को यहां पर पेमेंट करना था, मिस्टर ए को यहां पर पेमेंट करना था। दोस्तों ध्यान समझना, मिस्टर ए को यहां पेमेंट करना था सब्सक्रिप्शन इस साल करंट ईयर का, पिछले साल का नहीं, अब इस साल का देना है। पिछले साल का भूल जाओ, पिछले साल का समझ में आ गया। अब इस साल का मिस्टर ए को 2,000 रुपए देना, मान लो मिस्टर ए नहीं मिस्टर बी है, एक पर्सन है मिस्टर बी, जिसको सब्सक्रिप्शन देना था 2,000 रुपए, इसने नहीं दिए या आउटस्टैंडिंग कर गया, इसने सब्सक्रिप्शन पे नहीं करा। अब बताओ ये क्या हो गया, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया करंट ईयर का, हो गया नहीं होगा। तो इसको क्या बोलूंगा, इसको हम नाम देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इसको क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि ये करंट ईयर में नहीं दिया गया। अच्छा, दो बातें समझ में आ गई। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या होता है, जो पिछले साल पैसा आना था नहीं आया, वो करंट ईयर के शुरुआत में हमें दिखेगा, वो हमसे लेना है, उस पर्सन से लेना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन आया आना था नहीं आया, कब, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्यों, मतलब क्या है,
पिछले साल वाला। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या है दोस्तों? पिछले साल वाला। पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन नहीं आया वो इस साल का बिगिनिंग माना जाएगा, क्योंकि इस साल हम उससे पैसा लेंगे। तो मैं लिख दूं ये बात यहां पर। तो मैंने कहा बताओ मेरे दोस्तों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का इसका मतलब है पिछले साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आना था, पिछले साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आना था वो नहीं आया, तो इस साल के लिए वो एंड वाला सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग बन जाएगा। वो एंड वाला सब्सक्रिप्शन जो नहीं आया, वो एंड वाला सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल नहीं आया, जो पिछले साल नहीं आया, वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर बन जाएगा। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? दिस ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? पिछले साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आना था वो नहीं आया, तो इस साल के एंड, इस साल के, अच्छा ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पिछले साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आना था वो नहीं आया, तो इस साल के, इसको हटा दो, पिछले साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आना था वो नहीं आया, तो इस साल इसको बिगिनिंग ऑफ द ईयर मान लिया जाएगा। इस साल इसको बिगिनिंग ऑफ द ईयर माना जाएगा। और माना जाएगा, ये तो लॉजिक है ना। बताओ भाई, पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन नहीं आया वो इस साल लूंगा नहीं लूंगा? साल के शुरू में दिखेगा नहीं, कहेगा भाई देख बंदे मिस्टर ए, तूने इस साल सब्सक्रिप्शन देना है मुझे, इस साल, क्योंकि पिछले साल देना था तूने नहीं दिया, अब इस साल देगा। छोड़ेंगे थोड़ी ना, नहीं तो मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे उसकी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन देना लाइव रहने के लिए जरूरी होता है मेंबरशिप। मैं आपको पहले बता चुका साल, अभी स्टार्ट क्लासिंग के ऐड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड का मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द, इस साल जो सब्सक्रिप्शन आना था नहीं आया। इस साल एंड मतलब क्या है? करंट ईयर का एंड। और इस साल सब्सक्रिप्शन आना था, पिछले साल का तो भूल जाओ, पिछले साल का तो क्या होगा? बिगिनिंग होगा। पिछले साल जो आना था वो नहीं आया, तो इस साल का बिगिनिंग होगा। इस साल जो आना था वो नहीं आया, तो इस साल का एंड माना जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन इस साल जो सब्सक्रिप्शन आना था, इस साल जो सब्सक्रिप्शन आना था वो नहीं आया, तो ये इस साल के एंड में देखा जाएगा ना कि कितने बंदों ने पैसा नहीं दिया इस साल के लिए, नहीं आया, तो उसे हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड बोलेंगे। दो बातें समझ में आई, क्या होता है एंड, बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। बता दो सर, ये दो बातें अगर समझ में आ गई तो मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको आसानी से समझा सकता हूँ। बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ? पिछले साल का एंड में जो नहीं आया वो इस साल आएगा, इसलिए शुरुआत के शुरू में दिख रहा है बिगिनिंग। अब बिगिनिंग वर्ड अगर यूज हुआ तो ये समझ लेना पिछले साल का एंड था, वो पिछले साल के एंड की बात कर रहे हैं। और अगर इस साल के एंड हो रहा है तो समझ लेना वो इस साल की बात कर रहे हैं। तो बिगिनिंग का मतलब पिछले साल का, एक एंड का मतलब इसी साल का, क्योंकि इस साल जिसने पैसा नहीं दिया वो एंड में दिखेगा। और बिगिनिंग का मतलब क्या है? पिछले साल जिसका एंड में रह गया था वो इस साल शुरुआत में दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, हम ये जान क्यों रहे हैं, अभी हमको समझाऊंगा। यहाँ तो क्लियर हो गया। बात कर ले एडवांस की, एडवांस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया आपको आउटस्टैंडिंग। लो भाई लो, तो मैंने कहा ये हमारा क्या है? ये हमारा करंट ईयर है। हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करंट ईयर की करते हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये हमारा नेक्स्ट ईयर है। अब मैं साल थोड़ा बढ़ाता हूँ। 1 अप्रैल 2000, चलो वही रहने देते हैं।
यह हो गया 1 अप्रैल 2021 या 31 मार्च भी कह सकते हैं इसको, है ना। यह हो गया 1 अप्रैल या 31 मार्च 2022 और आगे सो, मुझे आगे की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे क्या होगा लिख देते हैं 31 मार्च 2023। ठीक है सर, क्लियर है यहां तक। अच्छा आगे देखिए, अब मैंने कहा ध्यान सुनना, अब मिस्टर ए है, उनको साल के एंड तक सब्सक्रिप्शन टू बी पेड, सब्सक्रिप्शन टू बी पेड कितना पे करना था, 2000 रुपये। इनको कितना पे करना था साल के एंड में, 2000 रुपये। बट इन्होंने पता कितना पे कर दिया एडवांस में, कह रहा है इन्होंने 2000 तो पे करा ही, साथ में एडवांस दे दिया। कब, एडवांस एट द एंड दे दिया ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड में इन्होंने 2000 एडवांस दे दिया। मतलब इन्होंने कितनी की पेमेंट करी होगी बताना जरा, 4000 रुपए की। 2000 तो उस साल का और 2000 एडवांस किस साल का, इस साल के लिए। किस साल का है दोस्तों, इस साल के लिए। ये 2000 रुपए एडवांस किस साल के लिए होगा, इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए। भाई पिछले साल जो एंड में एडवांस देंगे, पिछले साल का एडवांस का मतलब क्या होता है, पिछले साल में एडवांस दे रहा हूं, किस साल के बोलूंगा, पिछले साल के लिए या अगले साल के लिए, अगले साल के लिए, तो नॉर्मल है। तो पिछले साल जो एडवांस मिला वो करंट ईयर के लिए मिला गया होगा। पिछले साल जो एडवांस मिला वो करंट ईयर के लिए वाला होगा ना, करंट ईयर के लिए इनकम होगी, तो अगले साल देना होगा 2000 रुपए। इसने क्या करा, पिछले साल ही अपने 2000 दे दिए, साथ में 2000 एक्स्ट्रा दे दिया एडवांस में। तो मुझे बताओ ये पिछले साल हमारी कहां से हो रही होगी, लायबिलिटी साइड पर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई, पिछले साल इस मिस्टर ए ने 2000 रुपए ही देने थे इनकम के, इसने 2000 तो दिए, साथ में 2000 एक्स्ट्रा दे दिए। जो एक्स्ट्रा दे दिया वो अगले साल का था, तो इस साल जो पिछले साल है, प्रीवियस ईयर है, उस साल के एंड में तो मैं इसको लायबिलिटी शो करूंगा। ठीक है, ये मेरी इनकम तो नहीं होगी, ये अगले साल की इनकम है, ये बात समझ में आती है। अच्छा, पिछले साल जो एडवांस मिला वो इसको हम नाम देंगे करंट ईयर में एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पिछले साल का जो एंड का एडवांस है वो साल के शुरू में बिगिनिंग हो जाएगा, पिछले साल का एंड, इस साल का बिगिनिंग। तो हम समझ में आ गया बिगिनिंग क्या होता है, इसको बोलेंगे हम क्या, एडवांस रिसीव्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये देखो, जो पिछले साल का एडवांस था वो इस साल का क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग वर्ड सुनते ही करंट ईयर का क्या मतलब है, उसका बिगिनिंग वर्ड सुनते ही मान लेना ये पिछले साल मिला गया था, क्योंकि बिगिनिंग में कुछ नहीं होता, बिगिनिंग वही होता है जो पिछले साल बच जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो पिछले साल जो एडवांस मिला वो इस साल का बिगिनिंग होगा, पिछले साल जो एडवांस मिला वो इस साल के शुरू में होगा, वो इस साल के लिए बिगिनिंग माना जाएगा। ये समझ में आ गया, एडवांस रिसीव्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ऐसे लिखो, एडवांस रिसीव नहीं लिखो, ऐसे लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है भाई, तो पिछले साल जो एडवांस मिला 2000 रुपए का वो इस साल के लिए होगा, तो इस साल के शुरुआत में हम इसको बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोलेंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोलेंगे। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं समझा रहा मेरे भाई, अब मैं वर्ड का मतलब समझा रहा हूं, क्या बिगिनिंग बोलते हैं, क्या एंड बोलते हैं। अगर हम बात करें इस वाले की, एक मिस्टर ए है, मिस्टर बी, इन्होंने क्या करा, 2000 रुपए देने थे साल के एंड में, इन्होंने भी एडवांस दे दिया दोस्तों, इन्होंने भी क्या दे दिया, एडवांस दे दिया 2000 रुपए का। और किस साल दिया, करंट ईयर के एंड में, करंट ईयर के एंड में दे दिया, करंट ईयर के एंड में एडवांस दिया। तो बताओ ये हमारे लिए क्या मानी जाएगी, करंट ईयर की लायबिलिटी। बताओ ये एडवांस किस साल के लिए होगा, ये एडवांस जो दिया वो किस साल के लिए होगा, ये एडवांस होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ये एडवांस क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट ईयर के लिए माना जाएगा, ये एडवांस क्या माना जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए माना जाएगा। दिख रहा है आपको, हाँ। तो इस साल के एंड में ये है साल, ये है इस साल, और ये था पिछले साल। अब पिछले साल की बात भूल जाओ, पिछले साल का जो एडवांस मिला है वो इस साल के लिए होगा, तो इस साल का बिगिनिंग माना जाएगा। और इस साल जो एडवांस मिला वो किस साल के लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, तो इस साल को क्या बोलेंगे, इस एडवांस को इस साल क्या बोला जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस
एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट एंड ऑफ द ईयर, इस साल का ये क्या माना जाएगा, एंड माना जाएगा। मैंने आपको 4 बातें सिखाई मेरे दोस्तों, 4 बातें, ये समझ में आई 4 बातें। पहला, सबस्क्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग का मतलब पिछले साल जो एडवांस मिला वो इस साल के लिए। सबस्क्रिप्शन रिसीव्ड एट इन एडवांस एट द एंड, इस साल जो मिला वो अगले साल के लिए होगा। ये समझ में आ गया? अब मुझे बता दो, चलो ये बात समझ में आ गई तो मैंने कहा इसके बारे में भी लिख ले, इसके बारे में लिख लेते हैं। देखो डिटेल में करा रहा हूं मैं सबको। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसका मतलब क्या होगा, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, एट एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब क्या होगा? तो बताओ पिछले वाले का, ऊपर वाले का मतलब क्या है, बिगिनिंग का मतलब पिछले साल जो एडवांस मिला एंड में, पिछले साल जो एडवांस मिला एंड में, वो इस साल करंट ईयर में बिगिनिंग एडवांस माना जाएगा, है ना। और इसका मतलब क्या है, जो इस साल एडवांस मिला वो इस साल का एंड एडवांस माना जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, देखो मैं डिटेल में करा रहा हूं, एक बार सीखो हमेशा के लिए सीख जाओ, इसलिए डिटेल में है। मैं मतलब भी बता रहा हूं, अभी तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चालू नहीं हुई मेरे दोस्तों, आधा घंटा हो गया हमारे को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चालू नहीं करी मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, एक बार समझा दो बहुत अच्छे से जिससे भूलो ना कभी भी जिंदगी में। पहले तो मतलब बता दिया मैंने, देखो सारे का मतलब बता दिया, और पहले मैंने एंड और प्रीवियस ईयर बिगिनिंग भी बता दिया, तो एक बेसिक से लेके चल रहा हूं आपको। अब मुझे बता दो क्या है, अगर आपको सामने दिख रहा है आप स्क्रीन पे, तो मुझे बता दो क्या सबका मतलब बदल गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड करंट ईयर में मिलना था पर नहीं मिला। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या है, जो सब्सक्रिप्शन मिलना था करंट ईयर के एंड में वो नहीं मिला। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या है, पिछले साल जो मिलना था नहीं मिला वो इस साल का बिगिनिंग होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, साल के शुरू में एडवांस दिख रहा मतलब पिछले साल जो एडवांस मिल गया वो इस साल का बिगिनिंग होगा, और साल के एंड में एडवांस मतलब इस साल जो एडवांस मिला है वो अगले साल के लिए होगा। ये समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि किस वाले को इनकम मानी जाएगी, कि कौन सी इनकम किस साल की होगी, कौन सी इनकम किस साल की होगी। मैं बता रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, लिखो लिखो लिखो, कौन सी इनकम किस साल की मानी जाएगी, कौन से इनकम किस साल की मानी जाएगी, कौन से इनकम किस साल की मानी जाएगी। बस अगर आपको ये पता चलेगा कि कौन सी इनकम किस साल की है, तो उसी साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए ना। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई इस साल की इनकम है, ये पिछले साल की इनकम है, या अगले साल की इनकम है। अगर यही नहीं पता तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे क्या? तो मैं वो लिख रहा हूँ, कौन सी इनकम किस साल की मानी जाएगी, मतलब किस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए इनकम। आओ सर फिर दोबारा बनाते हैं। अब मेरी बात को मैं सिंपल लिखूंगा, बस ध्यान सुनना। अब देखो मैं आपको सारा चीज सिखा दिया है, मतलब सबका सिखा दिया है। अब मुझे बस यही सिखाना है कि कौन सी इनकम किस साल की है, और जैसे ही मैंने आपको बता दिया कौन सी इनकम किस साल की है, फॉर्मूला बन गया। देखो अपने आप ही मैं दिखाता हूं आपको कैसे बनता है फॉर्मूला। एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया, ये बताओ, ये हमारा करंट ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया, और ये हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया। मुझे बताओ इधर अगर आउटस्टैंडिंग रहता है, इधर क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड हो जाएगा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। भाई ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई जो पिछले साल का एंड होगा इस साल का बिगिनिंग होगा। इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अच्छा बिगिनिंग वाला ही लिख लेता हूं, एक ही लिख लेता हूं, दोनों का मतलब एक ही तो है, फिर जगह भर जाएगी। अच्छा आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग नहीं, अब एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द बिगिनिंग। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब है पिछले साल होगा था। अब इधर सुनना, सब्सक्रिप्शन एडवांस इन एंड ऑफ द ईयर, और इधर ही सब्सक्रिप्शन एडवांस, और एडवांस नहीं, आउटस्टैंडिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन एंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन एंड ऑफ द ईयर। भाई भाई ध्यान समझना, यही चार बातें बताई थी मैंने आपको, अब मेरी बात को ध्यान समझना। एक एक करके पकड़ता हूं। पहला पॉइंट मैं लिखता हूं यहां पर, सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है भाई, अब एक एक करके समझाता हूं। सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? एडवांस इन द बिगिनिंग मतलब साल के शुरू में एडवांस दिख रहा है, तो मतलब क्या होगा? पिछले साल के एंड में एडवांस होगा। मैंने यही बताया था, जो इस साल का बिगिनिंग होगा वो पिछले साल का एंड में रहा होगा, तभी हमने बिगिनिंग माना है, मतलब रहा पिछले साल का एंड में। तो थिंकिंग क्या रखनी है? बिगिनिंग का मतलब पिछले साल का एंड, ये समझ के करना है भाई। पिछले साल का एंड का एडवांस है ये, मतलब बिगिनिंग का मतलब क्या होगा? पिछले साल का एंड हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पिछले साल एक पर्सन ने एडवांस दे दिया, बताओ वो किस साल के लिए होगा? मैंने कहा मिस्टर ए ने पिछले साल प्रीवियस ईयर में, इस प्रीवियस ईयर में 2000 रुपए देने थे उस साल के लिए, तो वो साल की इनकम थी, और 2000 रुपए एडवांस दिए। किस साल के लिए दिए होंगे एडवांस? अगले साल के लिए दिए होंगे, नहीं दिए होंगे? क्या वो इनकम उस साल, जिस साल पैसा दिया उस साल की होगी या अगले साल की होगी? सर अगले साल की होगी, बात समझो आप। समझ गए नहीं समझ गए? पिछले साल जो एडवांस मिला वो अगले साल की इनकम होगी, इसलिए नेक्स्ट ईयर की इनकम एक्सपेंडिचर में उसको क्रेडिट करेंगे। ये इनकम किस साल की होगी? इनकम होगी करंट ईयर की। इनकम क्या होगी? करंट ईयर की, और इसको करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट इन करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बात समझ में आती है? पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन मिला वो पिछले साल की इनकम थी, और जो एडवांस मिला पिछले साल, एक पर्सन था जिसने कहा भाई मेरे पिछले साल का, मान लो आज पिछले साल है, आज पिछले साल मैं एक पर्सन, मैंने कहा लो भाई 2000 रुपए अगले साल के लिए, ये एडवांस अगले साल नहीं दूंगा पैसा, ये 2000, तो जो 2000 मैंने दिया वो अगले साल के लिए दिया, तो अगले साल जो करंट ईयर होगा हमारा, जो करंट ईयर आज का हमारा करंट ईयर, पिछले साल जो एडवांस दिया था मैंने वो अगले साल के लिए होगा, वो अगले साल के लिए होगा, तो अगले साल की इनकम है या नहीं? तो ये बात ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन एडवांस इन बिगिनिंग का मतलब है एंड, किस साल का? अगले साल, पिछले साल का एंड, पिछले साल का। करंट ईयर का बिगिनिंग का मतलब क्या है? पिछले साल का एंड। अगर पिछले साल एंड में एडवांस मिला वो इस साल के लिए होगा, इसलिए इस साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इनकम में चली, कौन सी इनकम किस साल मानी जाएगी? ये पिछले, सब किस एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो साल के शुरू में एडवांस दिख रहा होगा, साल के शुरू में एडवांस दिख रहा होगा, इसका मतलब पिछले साल मिला होगा, वो इस साल के लिए होगा, इसलिए इस साल की इनकम मानी जाएगी दोस्तों। ये समझना आप। सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या होगा? बता दो जरा, सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों? बताओ। इस साल एडवांस मिला है, करंट ईयर में इस साल एडवांस मिला है, किस साल के लिए? अगले साल के लिए मिला होगा, तो इनकम इस साल मान लूं या अगले साल मानूं जाकर? सर अगले साल मानेंगे, ये बात समझ में आ रही है ना? तो सब्सक्रिप्शन जो इस साल के एंड में एडवांस मिलेगा वो इस साल की इनकम नहीं, वो नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी। अगर आपको ये पता चल गया कि इनकम किस ईयर की है तो आप तो आराम नहीं कर दोगे। सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बताओ भाई इनकम किस साल की होगी? इनकम होगी नेक्स्ट ईयर की। इनकम किस साल की होगी? नेक्स्ट ईयर की। तो इसको इस साल की बैलेंस शीट में, इस साल की बैलेंस शीट में क्या करा जाएगा? लायबिलिटी साइड भेजा जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ करंट ईयर बैलेंस शीट। अगले साल तो इनकम मानी जाएगी, और क्या करा जाएगा? क्रेडिट करा जाएगा इन नेक्स्ट ईयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगले साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट करा जाएगा,
पर इस साल के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि एडवांस मिल गया, हमारी लायबिलिटी है, हमारी इनकम नहीं, इनकम तो अगले साल की है। ये बात समझ में आती है तो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो बेसिक से ले जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता सकता था फॉर्मूला और डायरेक्ट आप रट लेते, पर नहीं, ये कंसेप्ट कराने का तरीका ही नहीं है दोस्तों। ये बात समझ में आ गई। तो दो बातें मैंने समझाई, तो इस दो बातों को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या करेंगे? अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बिगिनिंग में होगा, इसका मतलब पिछले साल का एंड है। अब पिछले साल अगर एडवांस मिला तो इस साल के लिए होगा, अगर इस साल एडवांस मिला तो अगले साल के लिए होगा, मतलब इस साल ये लायबिलिटी है, इस साल ये इनकम नहीं है। तो इनकम क्या मानूंगा बताओ? पिछले साल का एंड, मतलब इस साल का बिगिनिंग में जो एडवांस मिलेगा, ये मान लेना ये पिछले साल का एडवांस। पिछले साल बिगिनिंग का मतलब क्या है? पिछले साल का एंड। पिछले साल के एंड में एडवांस मिला वो इस साल के लिए होगा, तो इस साल की इनकम है। और इस साल के एंड में एडवांस मिला वो अगले साल के लिए होगा, तो इस साल की लायबिलिटी है और अगले साल की इनकम है। ये बात समझ में आ गई। आउटस्टैंडिंग में उल्टा होता है, आउटस्टैंडिंग में दोस्तों उल्टा होता है, ध्यान से सुनना। पिछले साल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? वो इनकम जो कमाली पर मिली नहीं। बिगिनिंग का मतलब क्या है? इस साल के शुरू में कुछ इनकम कमाली पर मिली नहीं। इस साल का शुरू में कौन सी इनकम कमाए होगे भाई? पिछले साल की तो होगी बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब क्या था? पिछले साल का एंड। मैं आपको समझा चुका, बार बार मैं बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। बिगिनिंग का मतलब पिछले साल वाला, प्रीवियस ईयर वाला एंड होगा, तो वो सोच कर लेंगे। पिछले साल कुछ पैसा एक पर्सन ने देना था, 2000 रुपए सब्सक्रिप्शन के नाम का, उसने नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग एंड हो जाएगा पिछले साल का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड हो जाएगा पिछले साल का, तो पिछले साल का एंड होगा, तो उस साल का क्या होगा? बिगिनिंग होगा। तो मैंने कहा बताओ, मिस्टर ए थे, इसने इस साल सब्सक्रिप्शन देना था 2000 रुपए, जो कि नहीं दिए, जो कि नहीं दिए, तो इनकम किस साल की थी बताना? प्रीवियस ईयर की इनकम थी दोस्तों, प्रीवियस ईयर की इनकम थी, जो कि नहीं मिली, इसलिए करंट ईयर में मिलेगी अब। तो इनकम तो प्रीवियस की थी ना। तो बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? इस साल के बिगिनिंग का मतलब क्या है? पिछले साल का एंड, और पिछले साल के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया था, कुछ इनकम जो आनी थी पर मिली नहीं, तो भाई ये पिछले साल की इनकम है ना, इस साल की तो नहीं है। तो इनकम किस साल की है? ये इनकम है प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर की क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करेंगे, वो तो कर दिया होगा पिछले साल बनाकर, है ना। अभी तो करंट ईयर में, करंट ईयर में क्या करेंगे? करंट ईयर में इसको एसेट मानेंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर। बताओ पिछले साल जो पैसा मिलना था वो नहीं मिला मेरे भाई। पिछले साल जो इनकम होनी थी वो इस साल की एसेट मानी जाएगी, क्योंकि पिछले साल एसेट साइड में डाल दिया होगा। पिछले साल जो इनकम कमाई पर मिली नहीं, एसेट होगी, तो इस साल पिछले साल जो एसेट होगी, एक ओपनिंग एंट्री हम पास करते हैं अगले साल के लिए, तो सारी एसेट अगले साल के लिए बन जाती है। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग का मतलब क्या है? पिछले साल जो इनकम कमाई थी पर नहीं मिली, तो इनकम वो पिछले साल की, इस साल की नहीं। ये समझ में आ गया? अगर आप ये पहचान लिया कि इनकम किस साल की है, तो बस खत्म, वही हमारा सोल्यूशन वहां पर निकल जाएगा। अब मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड का मतलब इस साल जो इनकम आनी थी वो नहीं आई। क्या इनकम इस साल की है या नहीं? हाँ सर इनकम इस साल की। आप तो समझ में आ गया आपको। लो भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो बताना क्या हो गया? इनकम किस साल की है? ये करंट ईयर की। इनकम किस साल की है दोस्तों? करंट ईयर की। तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट कर देंगे। और बताओ, और इनकम तो है और एसेट साइड भी जाएगा, क्योंकि कमा लिया पर मिला नहीं, दो इफेक्ट होंगे इसके। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी जाएगा दोस्तों। बताओ नहीं जाएगा क्या? वो इनकम जो कमा ली, तो इनकम तो कमा ली, इनकम तो जाएगा ही, साथ में मिली या नहीं मिली? नहीं मिली, तो एसेट साइड भी तो जाएगा बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर की। एक और चीज जानी चाहिए थी, एक मिनट रुकना। हाँ ये रहा, सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? बिगिनिंग का मतलब पिछले साल एडवांस मिला था, किस साल के लिए? अगले साल के, मतलब अगले साल की इनकम है, और अगले साल की इनकम है तो किस साल किस साल हो रहा होगा? ये भी देखो लायबिलिटी साइड में शो हो रहा होगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट किस साल की? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी, क्योंकि पिछले साल मिला था ना एडवांस, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो हो रहा होगा। तो भाई करंट ईयर की कितनी इनकम है? एक इनकम ये है करंट ईयर की, और
एक इनकम ये है करंट ईयर की। बस फॉर्मूला बनाना सिखा दूं अब, बहुत बिना डिटेल में करा दिया है। करंट ईयर की इनकम दो ही है। तो सुनिए कहां से आ गई, करंट ईयर की इनकम दो ही है, एक आउटस्टैंडिंग एंड इस साल का, और एक पिछले साल का एडवांस, प्रीवियस ईयर वाला एडवांस। लो भाई अब सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पूरा बेसिक बता चुका सब्सक्रिप्शन का, इससे तगड़ा बेसिक कोई नहीं बता सकता दोस्तों। अब मुझे बस क्या सिखाना है, अब एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक अकाउंट सिखाऊंगा आपको, बस एक क्वेश्चन कराना है और फॉर्मूला बनाना सिखाना है। अगली क्लास में अकाउंट बनाना सीखेंगे सब्सक्रिप्शन का, है ना। आज की क्लास इतना ही करेंगे, और ध्यान सुनना। एक क्वेश्चन एग्जांपल देखो, मैं बिना 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 फॉर्म लेके आपको क्वेश्चन कराकर दिखा दूंगा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना सीखना है। यहां पर अब देखो, सुनना जरा ध्यान से। मैंने कहा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, मैंने एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, और रिसिप्ट साइड में मैंने डाल दिया, ये मेरी रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड में मैंने डाल दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मैंने डाला 2019, 2020, और ये मेरा करंट ईयर है। तो ये क्या हो गया, प्रीवियस ईयर, और 2021 ये हो गया नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर में मुझे 1,00,000 रुपए मिल गए, जो कैश रिसीव्ड हो गया। देखो रिसिप्ट में आया, इसका मतलब क्या है, अगर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आया, इसका मतलब कैश आ चुका। पर ऐसा कह दूं कि कैश जितना आया उतना इनकम होनी थी, नहीं दोस्तों। क्या पता कुछ ऐसा पैसा आया हो, कुछ ऐसा इनकम होना थी जो नहीं आया होगा पैसा। ये तो बस रिसिप्ट एंड पेमेंट तो सिर्फ कैश इनकम दिखाता है, कुछ ऐसी इनकम भी तो हो सकती है जो नहीं आया। मान लो मेरे को सब्सक्रिप्शन 50,000 का मिलना था, मुझे दिया नहीं, क्या यहाँ पर रिसिप्ट में दिखाऊंगा, और रिसिप्ट में दिखाऊंगा आपको मैं कि जो पैसा मुझे मिला ये नहीं मिला। रिसिप्ट पेमेंट में सिर्फ वही अमाउंट आता है जो कैश मिल गया। सब्सक्रिप्शन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, 50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन ऐसा हो सकता है जो कैश में नहीं मिला अभी तक, तो वो भी तो इनकम ही है इस साल की। ठीक है, 2019 में प्रीवियस ईयर में मान लेते हैं 20,000 रुपए, ये क्या है, और ये है 30,000 रुपए। ये जितनी भी चीज है ना दोस्तों, करंट ईयर में कैश मिला है। बता देता हूँ, जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में 3 साल का दिखता है, इसका मतलब करंट ईयर में मिला है, करंट ईयर में मिला है कैश, करंट ईयर में कैश मिला है, करंट ईयर में मिला है कैश। ये करंट ईयर में कैश रिसीव हुआ है, इसलिए करंट ईयर के रिसिप्ट पेमेंट में आया है। अच्छा मेरे दोस्तों ध्यान सुनना, मैंने कहा मुझे एक चीज बता दो, मैंने कहा कुछ एडजस्टमेंट मैंने दे रखी है, एडजस्टमेंट मैंने दे रखी है आपको। एडजस्टमेंट मैंने देखी है पहली, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब क्या हुआ, 50,000 रुपए करंट ईयर में मिलने थे, एट द एंड मतलब करंट ईयर में मिलने थे, जो कि नहीं मिले। इसका मतलब मेरी इनकम 50,000 तो जो मिलनी थी, देखो 1,00,000, तो क्या ये 50,000 इस 1,00,000 के अंदर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो मिला ही नहीं, और जो मिलता है वही हम डालते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में। दूसरा आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 30,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 30,000। ध्यान सुनना, इसका मतलब इधर देखो ना भाई, इधर देखना एक बार, जहां मैं कर रहा हूं पेन, करंट ईयर में मिला कैश, वो भी एंड में, करंट ईयर में कैश मिला है वो भी एंड में। चलो एंड नहीं लिखते, कभी मिला हो, ड्यूरिंग द ईयर मिला हो कभी भी। ठीक है, ध्यान सुनना, ये मेरा क्वेश्चन है, क्या रहा है बताओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे बोल रहा है, कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है सो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मुझे बताओ। करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं मैं, इधर देखिए सामने, करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं मैं, तो मुझे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब करंट ईयर का है तो इनकम भी तो करंट ईयर की होनी चाहिए, या मैं सारी इनकम डाल दूं पिछले साल अगले साल, भाई पिछले साल की इनकम पिछले साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होगा, अगले साल की इनकम अगले साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होगा, तो करंट ईयर की इनकम है वही तो डालूंगा, करंट ईयर की इनकम। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था करंट ईयर की इनकम कब मानी जाएगी, इसलिए बताया था मेरे दोस्तों, बस यही तो करना है। अब मुझे बता दो, मैं यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और मैं कहता हूँ दोस्तों ध्यान सुनना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। यहाँ लिखता हूँ बाय सब्सक्रिप्शन, आता है ना इनकम हमारी,
बाय सब्सक्रिप्शन। और बनाता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाकर यहां पर मैं अमाउंट डाल दूंगा वर्किंग नोट में, ठीक है, डल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे बनाया वर्किंग नोट। कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। देखो मुझे बताओ टोटल कितना रिसीव हुआ मेरे को, 1,50,000 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा मिल गया मुझे, 1,50,000 रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है। ध्यान सुनना, मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं आपको, ठीक है, और कॉन्सेप्टली डिस्कस कराऊंगा और फिर बताऊंगा विदाउट फॉर्मूला भी डायरेक्ट आंसर आ सकता है, और आगे जाके बताऊंगा ये फॉर्मूला गलत है, देखना आप। और ये फॉर्मूला बुक में दे रखा है, मैं क्या करूं बताओ, बताना पड़ता है। फिर बच्चे ये कहते हैं कि सर बुक में तो फॉर्मूला दिया, आपने तो पढ़ाया नहीं, आपने विदाउट फॉर्मूला करा दिया, आपको आता ही नहीं है। आधा सब कुछ है भाई, बस बताऊंगा आपको मैं, ध्यान से आगे जाके देखना, आप खुद गाओगे हाँ सर गलत है। सब्सक्रिप्शन रिसीव, मैं आप वो फॉर्मूला लिख रहा हूं जो बुक का है। अब जरा ध्यान सुनना, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर whether current year, previous year या next year, in receipt and payment account, in receipt and payment account, subscription received during the year whether current year, previous year, next year। कहता है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करा है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल। अब एक बात मैं आपको हमेशा बता दूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर सब्सक्रिप्शन शो हुआ, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का, वो इस साल रिसीव्ड हुआ है। किस साल रिसीव्ड हुआ है, इस साल रिसीव्ड हुआ है, चाहे वो पिछले साल का हो चाहे करंट ईयर, रिसीव्ड इस साल हुआ है, तभी तो इस साल के रिसिप्ट एंड में दिख रहा है। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन दिखा करंट ईयर का, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन दिखा तो इसका मतलब चाहे वो करंट ईयर हो चाहे वो इस साल रिसीव्ड हुआ होगा, तभी दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखता। तो मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक तो ड्यूरिंग द ईयर जो कमाया वो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करा है सारा डाल दो। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए रिसीव्ड करा है। अब मुझे बता दो, अब मुझे बताओ क्या ये 1.5 लाख रुपए मेरी इनकम है? अब मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये 1.5 लाख रुपए मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दूं? क्या ये इनकम है? नहीं दोस्तों, सबसे पहले लेस करूंगा, एडजस्टमेंट कर रहा हूं दोस्तों, लेस करूंगा। अब मेरी बात सुनना जरा, ये देखो, ये प्रीवियस ईयर 2019 पिछले साल का है, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव्ड हुआ है। इसका मतलब पिछले साल या आउटस्टैंडिंग रहा होगा, पिछले साल का कोई सब्सक्रिप्शन अगर इस साल मिला है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पिछले साल नहीं दिया होगा, इसी साल तो मिला है। अगर पिछले साल या आउटस्टैंडिंग एट द एंड था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड पिछले साल का, तो इस साल का बिगिनिंग होगा या नहीं होगा? तो मैं इसको बोल दूं कि ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यही तो होगा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्यों? पिछले साल 2019 में 20,000 रुपए सब्सक्रिप्शन आना था जो कि नहीं आया, तो इस साल मिल गया। इसका मतलब इस साल सब्सक्रिप्शन पिछले साल का क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि इस साल 2019 में सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 2020 में 2019 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्यों होगा? क्योंकि तभी हो सकता है जब पिछले साल नहीं दिया होगा। अगर पिछले साल नहीं दिया होगा तो पिछले साल का एंड होगा, तो मतलब करंट ईयर का ये बिगिनिंग होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, लिख देता हूं पूरा, बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। और क्या बोल सकते हैं, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा, पिछले साल कुछ सब्सक्रिप्शन आना था जो कि नहीं आया, वो इस साल मिल गया, क्या वो इस साल की इनकम है या पिछले साल की इनकम है? बताओ मुझे। पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होना था, पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन, पिछले साल लगा रहा हूं, पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होना था 20,000 रुपए जो कि नहीं मिला था, वो अब करंट ईयर में मिल गया। तो करंट ईयर में मिलने से करंट ईयर की इनकम बन जाएगी क्या? पिछले साल सब्सक्रिप्शन मिलना था तो पिछले साल की इनकम है यार। तो ये इनकम किस साल की है दोस्तों? 20,000 रुपए पिछले साल की। मिला इस तरह तो कोई दिक्कत नहीं, पर है तो इनकम पिछले साल की। अगर ये पिछले साल की इनकम है तो पिछले साल में इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर डालूंगा, यहाँ क्यों डालूंगा? फिर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ क्या इस 1.5 लाख के अंदर है या नहीं है 20,000 रुपए? देख लो, तीनों को जोड़ने के बाद ही तो 1.5 लाख करवाया था, तो इस 1.5 लाख के अंदर 20,000 है या नहीं है? अगर ये 20,000 रुपए तो मैं माइनस कर दूं यहाँ से 20,000 रुपए। लो भाई, क्यों माइनस करा? बताना क्यों माइनस करा? क्यों लगा रहा हूं मैं, क्यों करा? क्योंकि ये 20,000 रुपए पिछले साल की इनकम है, इस साल की नहीं है, इसलिए यहां से हटा रहा हूं। तो क्या लिख दूंगा,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन द बिगिनिंग क्यों लिखा? क्योंकि बिगिनिंग करंट ईयर का है, तो पिछले साल का एंड नहीं लिखते दोस्तों, ऐसे नहीं लिखते। करंट ईयर की ट्रांजैक्शन चल रही है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इधर ईयर का मतलब क्या है दोस्तों? करंट ईयर। तो करंट ईयर के शुरुआत में 20,000 रुपए रिसीव्ड हो गया है, जो कि इस साल की इनकम नहीं है, पिछले साल की इनकम है। इसको मैं लिख देता हूं पिछले साल की इनकम है, लिख देता हूं पिछले साल की इनकम है, इसलिए हटा रहा हूं, इसलिए माइनस हो रहा है। भाई पिछले साल की इनकम इस साल की इनकम में थोड़ा जोड़ूंगा, हटा दो यहां से, ठीक है, हटा दिया। अब मुझे बताओ, एक और लेस करूंगा, आ जाओ। मुझे 2021 जो नेक्स्ट ईयर में था इस साल मिल गया। ये 30,000 रुपए किस साल की इनकम है? 30,000 रुपए रिसीव्ड इस साल हो गए, पर है किस साल की इनकम? 2021 की इनकम है, 2021 में मिलना था ये, पर इसने एडवांस नहीं है। क्या बताओ? इस साल मिल गया तो एडवांस नहीं है ये, तो बोलूं एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब मैं इस और को हटा देता हूं, किसको समझ में आ गया, इस और को हटा देता हूं और इसमें जोड़ देता हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द एंड। इस साल के एंड में, ध्यान सुनना, इस साल के एंड में मुझे 30,000 रुपए रिसीव्ड हो गए, पर ये रिसीव्ड, ये इनकम नेक्स्ट ईयर 2021 की थी, रिसीव्ड हो गए इसलिए गलती से, हम गलती से क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट है, देखो वो नहीं सोचता किस साल का है, वो सोचता पैसा आ गया ना तो डाल दो। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो सोचेगा ना भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सोचेगा कि भाई इनकम इस साल की है नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट तो कुछ नहीं सोचता, वो तो कहता भाई पैसा आ जाओ डाल दो, चाहे वो किस साल का भी हो, हमें लेना नहीं है। हमें तो ये देखता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, भाई पैसा आना चाहिए बस। तो पैसा आ गया था, एडवांस मिल गया था सब्सक्रिप्शन एंड में, साल के एंड में मुझे एडवांस मिला, तो साल के इस साल के एंड में जो एडवांस मिलेगा वो अगले साल के लिए होगा नहीं होगा, तो इनकम अगले साल की है, इस साल की है सर, नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इस ईयर की इनकम नहीं है ये। तो 2021 में जो 30,000 रुपए हमें इस साल रिसीव्ड हो गए, वो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट शो हो रहा है, तो वो इनकम नहीं है भाई इस साल की, वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है। इसलिए ये 30,000 रुपए 1.5 लाख के अंदर होगा नहीं होगा, क्या करूं, ऐड करूं माइनस करूं, बता दो सर। हटाओ, सिंपल सी बात है भाई, इस साल की जब इनकम है ही नहीं तो इसको जोड़ना क्यों? तो मैंने कहा लो, क्या बोलते हैं इसको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। देखो फॉर्मूला आप ही बना रहे हो, इन एडवांस एट द एंड, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या करूं, हटा दो 30,000 रुपए, हटा दो दोस्तों 30,000 रुपए, तो क्या आया निकल के, 1 लाख रुपए आ गया है ना। तो मैं क्या दूं, ये 1 लाख रुपए करंट ईयर की इनकम होगी, सिंपल सी बात है। 1.5 लाख टोटल पैसा मिला, 20,000 रुपए पिछले साल का मिल गया, 30,000 रुपए अगले साल का मिल गया, हटा दिया तो करंट ईयर में कितना मिला, 1 लाख रुपए। तो यही तो सो रहा था वहां पर, यही तो सो रहा था दोस्तों, 1 लाख रुपए दो भाई। तो मैंने कहा हटाया क्यों, ये इनकम अगले साल की है इसलिए हटा दिया, ये इनकम नेक्स्ट ईयर की है इसलिए माइनस किया, ये इनकम नेक्स्ट ईयर की है इसलिए माइनस किया, सही है या नहीं है? तो मुझे पता चलेगा मेरे 1 लाख रुपए करंट ईयर की इनकम हो गई। अब मेरी बात, क्या मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दूं? नहीं, गलत कर जाओगे आप। देखो यहां पर एडजस्टमेंट भी दे रखी है मैंने। इसका मतलब बताना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसका मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या है? वो सब्सक्रिप्शन जो इस साल मिलना था पर नहीं मिला, यही तो मतलब है, यही सिखाता है एट द एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। मैं दिखा देता हूं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो इनकम है करंट ईयर की, क्योंकि जो मिलना था नहीं मिला, और इसका मतलब भी समझाया था मैंने, कहां समझाया था, ये रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। इस साल की जो सब्सक्रिप्शन आना था वो नहीं आया, इस साल जो सब्सक्रिप्शन आना था वो नहीं आया, उसे हम इस साल के एंड लिखते हैं। और यही तो मतलब हुआ कि बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000, क्या मतलब हुआ इसका, वो सब्सक्रिप्शन जो इस साल कमाया पर नहीं आया, कि कमाया या नहीं कमाया, आया या नहीं आया, कमाया या नहीं कमाया। अगर आप मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली अकाउंट की वीडियो देखी होगी ना, तो आपको ये पता चल गया होगा एक बात, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, ये एक्यूरल बेसिस है, एक्यूरल बेसिस, पैसा आए या ना आए, पैसा आए या ना आए इनकम रिकॉर्ड होगी। पैसा आ गया 1 लाख वाला, देखो ऊपर 1 लाख वाला रिसीव हुआ, वो तो इनकम रिकॉर्ड करूंगा, पर जो 50,000 रुपए इनकम होनी थी पर नहीं आया, क्या वो इनकम नहीं होगी, क्या
होगी सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्यूरल बेसिस है, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, इफ देयर इज अ इनकम देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भले ही पैसा मिला या ना मिला, अगर वो इनकम है इस साल की तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा। क्या समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया समझ में। तो अगर मैं कहूं दोस्तों, अगर मैं कहूं आपके पास तो ये इनकम करंट ईयर की है या नहीं है, तो इसको जोड़ देनी चाहिए। क्या ये इस 1 लाख के अंदर जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी? सर नहीं जुड़ी, क्योंकि 1 लाख के अंदर तो कैश आया नहीं था, वो तो कैश वाला जो जुड़ा था। ये तो वो इनकम है जो पैसा मिला नहीं, पर इनकम तो इस साल की है, इसलिए इसको ऐड कर देना चाहिए। इसलिए दोस्तों इसको क्या कर देना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। तो क्या ऐड कर रहा हूं मैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब करंट ईयर के एंड में। एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? करंट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन मिलना था पर मिला नहीं, तो ये इनकम करंट ईयर की है, ऐसा लिख देता हूं। ये इनकम करंट ईयर की है, इसलिए ऊपर जुड़ी नहीं है, इसलिए जोड़ रहा हूं। ऐड क्यों कर रहा हूं समझ लो, उस 1 लाख के अंदर नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए जोड़ रहा हूं, इसलिए ऐड कर रहा हूं। ये इनकम करंट ईयर की है, ऊपर 1 लाख में, 1 लाख में ऐड नहीं है, ऐड नहीं है, इसलिए ऐड कर रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या वो लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि इनकम तो है पर उस 1 लाख के अंदर नहीं है। इनकम तो है मेरे दोस्तों, पर उस 1 लाख के अंदर नहीं है। ध्यान सुना, कितना जोड़ना चाहिए? 50,000। 50,000 भी तो इस साल कमाए हैं पर मिला नहीं है, तो क्या इनकम नहीं है? इनकम तो है। और बताऊं? और देखो आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, एंड क्या लिख दिया? ये लिखो एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस इन द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग का मतलब क्या था? पिछले साल का एंड। पिछले साल मुझे कुछ सब्सक्रिप्शन मिला, पिछले साल के एंड में एडवांस मिल गया 30,000 रुपए। अच्छा, पिछले साल जो मिला एडवांस वो किस साल के लिए? वो इस साल के लिए। क्या वो इस साल की इनकम है या नहीं है? अब ये बताओ। अगर ये इस साल की इनकम है तो पैसा तो पिछले साल ही रिसीव्ड हो गया, पैसा तो पिछले साल ही रिसीव्ड हो गया। तो क्या पहला, जब देखो ना, समझो मतलब को, पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन मिला, एट बिगिनिंग का मतलब समझो पहले तो। बिगिनिंग का मतलब, इस बिगिनिंग का मतलब समझ लो। इस बिगिनिंग का मतलब क्या है? पिछले साल का एंड। पिछले साल के एंड में कुछ एडवांस मिला मुझे कैश में, तो पिछले साल की रिसिप्ट में डाल दिया होगा ना कैश। क्या इस साल की रिसिप्ट में भी कैश आएगा? दो बार तो ना डालेंगे। तो इस साल की रिसिप्ट में नहीं दिख रहा होगा ये, क्यों? क्योंकि इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में वही रिसिप्ट आती है जो इस साल पैसा मिला होता है। ये तो पिछले साल मिल गया, तो पिछले साल की रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिख रहा होगा। तो पिछले साल जो मुझे कैश मिला था एडवांस में, वो इस साल की इनकम होगी। क्या पिछले साल की इनकम रिकॉर्ड करी होगी? नहीं, क्योंकि इनकम इस साल की है। पिछले साल तो सिर्फ कैश रिकॉर्ड करा था, इनकम इस साल की है। क्या ये 1 लाख के अंदर जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ? सर इस 1 लाख के अंदर तो जुड़ा ही नहीं है, पर इनकम इस साल की है, क्योंकि पिछले साल जो एडवांस एंड में मिला वो इस साल की इनकम मानी जाती है। इसको भी ऐड कर दें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग लिखेंगे, एंड लिखना प्रीवियस ईयर का, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वो लॉजिक लगाएंगे कि इस साल का बिगिनिंग शुरुआत में होगा तो पिछले साल का एंड होगा। लो भाई लो, तो कितना आएगा यहाँ पर बताना? यहाँ पर आएगा 30,000 रुपए। तो भैया देखा आपने, 1 लाख की इनकम तो पैसा मिल गया, 50,000 की इनकम करंट ईयर में मिली नहीं, और 30,000 की इनकम पहले ही मिल चुकी है, रिसीव हो चुकी है, पर मिली इस साल इनकम तो इस साल की है। तो भैया टोटल इनकम मेरी इस साल की करंट ईयर में इतनी हुई। क्या आप सही आया समझ में? तो मैं क्या निकालना चाहता था? मैं निकालना चाहता था कि कितना इनकम सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर के इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए। इसी को हम नाम देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, और द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। दोस्तों ये क्या हुआ? ये इनकम इस साल की है, और ये 1 लाख में ऐड नहीं है, इसलिए इसको ऐड कर देंगे, इसलिए इसको ऐड कर देंगे। क्या बात समझ में आती है? अगर ये आपको बात समझ में आ गई दोस्तों, तो मैं क्या निकालना चाह रहा था, मेरा काम क्या था कि कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। इसी को हम नाम देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो मैंने कहा इनकम क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने कहा इतनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर दो। 1 लाख + 50,000, 1 50 और 1,80,000 रुपए। लो भाई 1,80,000 रुपए,
ये तो डिटेल वर्जन था दोस्तों, डिटेल वर्जन था। ये 5-5 मिनट में सॉल्व होता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पर आएगा 1,80,000 वर्किंग नोट से। आया समझ में नहीं आया? आया समझ में नहीं आया? आप अपनी बुक में जाकर चेक कर लेना, फॉर्मूला यही है मेरे भाई, फॉर्मूला बनाना सीख लिया हमने। क्या समझ में आया नहीं आया तो ये है लॉजिक, प्योर कंसेप्ट। इससे ज्यादा अच्छा तरीके से कंसेप्ट कोई नहीं बता सकता आपको। बिल्कुल एक एक बात लिख दी, क्यों ऐड हुआ, क्यों लेस हुआ, क्यों ऐड हुआ, क्यों लेस, क्योंकि एक ही बार लिखना होता है। इसके बाद तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसका इंटरनेट तरीका भी बताता हूँ। देखो फॉर्मूला कहां पर गलत माना जाता है। अभी मैं गलत नहीं बता रहा फॉर्मूले को, अभी मैं पागलपंती बता रहा हूँ फॉर्मूले की, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला कहता है पहले तो क्या करो, देखना तुम मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, फिर खत्म कर दे क्लास, कॉन्सेप्ट को समझना। फॉर्मूला क्या कह रहा है, पहले तो क्या करो, जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हो, चाहे वो करंट ईयर का है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का है, जो नेक्स्ट ईयर का है, उसको ऐड करके जोड़ को लिख दो यहाँ पर। ठीक है, हमने का मान लिया, ठीक है। फिर फॉर्मूला कहता है वो करंट ईयर वाली को इनकम को रहने दो, बाकी प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर वाली को माइनस कर दो। देखो माइनस करिए, ये 2,000 रुपये और 30,000 रुपये, आना 1 लाख ही है। तो यार क्यों करूं ये सब? आप सीधी बात समझो कि फॉर्मूला यहाँ पर पागल कैसा है, पागलपंती क्या है फॉर्मूले की। फॉर्मूला ये कहता है कि, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, कभी ऐसा नहीं कर रहा था घटिया तरीका। फॉर्मूला ये कहता है कि भाई 1.5 लाख रुपए पहले तो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर तीनों को जोड़कर 1.5 लाख लिख दो। फिर क्या करो, प्रीवियस ईयर वाली को हटा दो और नेक्स्ट ईयर वाली को हटा दो, फिर क्या बच जाएगा, 1 लाख। पागल, डायरेक्ट 1 लाख ले लेना करंट ईयर का, डायरेक्ट ही ले ले। जब तुझे 1 लाख ही लाना है, पहले तू 1.5 लाख ले रहा है, फिर तू 20,000 हटा रहा है, फिर तू 31,000 हटा रहा है, फिर क्या लेकर आ रहा है 1 लाख रुपए। तो डायरेक्ट ही 1 लाख ले ले। ठीक है, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लाना तुझे 1 लाख ही तो है एंड में, तो हम क्यों ये ऊपर की ट्रांजैक्शन करूं, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बताना था इसलिए। बट फॉर्मूला एक जगह सही है ये। क्यों? अगर मैं आपको यही नहीं बताऊं, मैं गलत नहीं कह रहा फॉर्मूले को, आप भी गलत नहीं कह रहा, गलत बात में बताऊंगा। अभी मैं कह रहा हूं ये पागलपंती थी फॉर्मूला ऐसा लिखना। अगर ये फॉर्मूला तब ऐसा लिखना चाहिए जब आपको ये बाइफरकेशन डिटेल नहीं बता रखी, आपको डायरेक्ट 1.5 लाख रुपए बता रखा और ये नहीं बता रखा कि इसके अंदर 20,000 रुपए किस साल का है, 30,000 रुपए किस साल का। अगर ये बाइफरकेशन डिटेल बता रखी है तो डायरेक्ट ही करंट ईयर का उठाओ ना भाई, जब लाना ही वो, ये क्यों उसका उठाओ। तो अगर ये बाइफरकेशन नहीं बताया, मतलब अलग अलग नहीं बता रखा, तो हमें 1.5 लाख लेना पड़ेगा और फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब वहां पर ये फॉर्मूला लगेगा। इसलिए मैंने पूरा बताया। हर चीज के पीछे लॉजिक है भाई। अगर आपके कॉन्सेप्ट तगड़े हैं ना, तो भैया आपको बाइफरकेशन ऊपर दे रखा, मैं 1.5 लाख करके क्यों माइनस करूं, मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख दूं करंट ईयर की इनकम और फ्री चार्ज दोनों को जोड़ दो, खत्म मेरा आंसर। क्या समझ में आया? क्या क्लियर हुआ? आगे मैं बताऊंगा एक्चुअल में फॉर्मूला गलत है, देखना तो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में पहले क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको और अच्छे समझेंगे। और मान लो आपके पास बुक में जो क्वेश्चन है, ट्राई करो आपकी बुक के क्वेश्चन, एग्जांपल्स ट्राई करो। नहीं होते मैं तो वहीं कराऊंगा, बट आप एटलीस्ट खुद ट्राई करो, एग्जांपल क्वेश्चन आपकी बुक में देखो, ट्राई करो। थैंक यू मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये मैंने पीडीएफ आपको, ये आपकी बुक में होगा ना, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाले सारे, ये क्वेश्चन ट्राई करो दोस्तों, 5th 6th 7th ट्राई करो। आता है ठीक, नहीं आता ठीक, नहीं है पीडीएफ तो मिस्टर मागलू बुक है तो डोल इनको। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।